हम लोग चालू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर्स। अपना अपना अगर तुम लोग को अभी तो मैं वाइट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक डायग्राम बनाया है। ये दो पानी के वेसल्स हैं और ये कनेक्टेड है एक पाइप से। अब मुझे देखना है, मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं। एक पॉइंट ये है कि इस वेसल के सरफेस पे है और एक पॉइंट इस वेसल के सरफेस पे है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है हमारा 10 सेंटीमीटर। हाइट का डिफरेंस 10 सेंटीमीटर। तो अब पी ए माइनस पी बी कितना होगा, या पी बी माइनस पी ए निकालना। तो ये कैसे निकालेंगे? दीपक, ये कैसे निकालेंगे? दीपक सुनाई दे रहा है? दीपक? हाँ भैया। हाँ, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? क्या पता, तुमने कुछ किया था ना टेस्ट में? हाँ कि वो ऊपर नहीं जा सकता है। एक मिनट का। भैया मैंने तो उसको वैक्यूम एज्यूम किया था। चलो, ऊपर का एरिया वैक्यूम है। अगर वैक्यूम नहीं होता तो क्या होगा? ये वाला जो एरिया है, ये जितना भी एरिया है सब, इसको अगर तुम वैक्यूम नहीं मानता, अगर वैक्यूम नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ये मैंने अपने समझ लो किचन में रखे हुए हैं तो वैसे, तो इसको मैं वैक्यूम तो हम लोग नॉर्मली हिलते नहीं, तो ये क्या होगा? ये नॉर्मली ये तुम्हारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना भैया। ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि ये हर जगह तुम्हें फील हो रहा है। आसपास तुमने सामने अपने जितना भी है सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और 10 सेंटीमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो अगर ये दोनों सरफेस पे हैं, एकदम सरफेस ऑफ वाटर पे हैं, तो अब इनका डिफरेंस क्या होगा? अगर तुम्हारे ग्लास में कोई पानी भरा है और उसके सरफेस पे प्रेशर कितना होता है? उतना ही होता है। 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो पीए है उसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्रेशर, और इसे पीबी क्या हो जाएगा? 1 एटमॉस्फेयर। ये भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? पीबी माइनस पीए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फिर ये 10 सेंटीमीटर का हाइट डिफरेंस है, उसको कैसे बताएंगे? 10 सेंटीमीटर का हाइट डिफरेंस है ना, हमने जो निकाला था इक्वेशन P इज इक्वल टू रो जी एच, वो कहाँ से आएगा? हमने तो ये निकाला था ना। अब ये इक्वेशन कहाँ वैलिड होती है? P इज इक्वल टू रो जी एच। भैया वो तो P इज इक्वल टू रो जी एच, मतलब जैसे कि हम लोग लिक्विड में है और
फिर लिक्विड की डेंसिटी चेंज हो जाती है और एटमॉस्फेयर का भी तो प्रेशर चेंज होता है ना, तो फिर लिक्विड के अंदर प्रेशर अलग होता है, इसलिए ρGH उसके लिए यूज करते हैं ना। हम लोग तब लेते हैं जब सारा का सारा कोई एक पॉइंट्स में हम लोग को प्रेशर निकालना है, डिफरेंस जो दोनों लिक्विड के अंदर होते, ये दोनों अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और इनके बीच में 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तब हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, P इज इक्वल टू ρGH। बट इस केस में यहाँ पे ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हैं, और अगर इनका हम लोग को प्रेशर का डिफरेंस निकालना भी है तो वो क्या होगा, क्योंकि हमने अभी जो मान लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, इसलिए पीबी और पीए को हमने 1 एटमॉस्फेयर लिख दिया। बट अगर एक्चुअली इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा पीबी माइनस पीए में, वो अगर हम लोग इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, बट यहाँ पे रो क्या होगा, रो होगा एयर का, इन दोनों के बीच में एयर का कितना डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पूरा, यहाँ एयर भरी हुई है इस पूरे एरिया में, तो जितना बी पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है वो है बेसिकली इतनी सी एयर का, 10 सेंटीमीटर ऑफ एयर का। बट क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो बहुत कम होती है, और 1 एटमॉस्फेयर होता है 10⁵ पास्कल के इक्वल, तो ये जो रो एयर इंटू जी इंटू 0.1 मीटर जो होगा, ये बहुत कम होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर काफी लो होता है, तो इसलिए ये वैल्यू ऑलमोस्ट, इसको हम लोग कह सकते हैं 0 हो जाएगी, जो उनका एक्चुअल प्रेशर डिफरेंस है, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी हाई होता है। मतलब तुम समझ सकते हो कि हम लोग जब देखते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या होता है, ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर ऑफ एयर का प्रेशर होता है। तुम्हारे ऊपर ये पढ़ा था ना हमने, 8 किलोमीटर ऑफ एयर की इतनी डेंसिटी होती है कि उसको हम लोग मान सकते हैं कि उसके थ्रू प्रेशर आ रहा है। अब 8 किलोमीटर में अगर 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है तो वो ज्यादा कुछ नहीं है, कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको मान सकते हैं कि इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस ऑलमोस्ट 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में सिर्फ भरा हुआ जो एयर है वो लिक्विड का सरफेस पे है, तो लिक्विड के सरफेस से बस एयर का एक्शन हो रहा है। अगर लिक्विड के अंदर होता पॉइंट बी, अगर पॉइंट बी अगर मैं इसको यहाँ बना देता और ये 10 सेंटीमीटर होता, तब मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता था, P इज इक्वल टू ρGH। बट यहाँ पे क्योंकि ये दोनों ही एयर में है, तो यहाँ पे सिर्फ एयर का डेंसिटी यूज होगी, और वो बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए हम लोग उसको 0 मान लें। ठीक है, ये समझ में आया दीपक? हाँ भैया। हम्म, समझा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हाँ, इस क्वेश्चन में कि ये 3 वेसल्स हैं, ए बी सी, और इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डाला गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, इन तीनों वेसल, अब मुझे निकालना है कि जो बेस पे फोर्स होगी वो किस केस में सबसे ज्यादा होगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कौन सॉल्व करेगा इसको? ज्योति, तुम ट्राई करोगे? तुमने आंसर क्या लिखा था अपने पेपर में? इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
तुमने आंसर लिखा था मैक्सिमम इन वेसल ए। हाँ मैक्सिमम। वेसल ए में मैक्सिमम क्यों रहेगा? क्या सोच के लिखा था वेसल ए? बताओ बताओ, डरो मत। मतलब ऐसा एरिया उसका ज्यादा है तो उसमें फोर्स भी ज्यादा लगेगा, ऐसा प्रेशर। नहीं, एक और पॉइंट था कि सब में इक्वल एरिया है सबकी बेस का। तीनों का बेस का लिखा था ना, सेम बेस एरिया। तो मैंने यही तीनों का सोच बेस के सेम लिखा है था। कि उन लोग का डिफरेंट एरिया, इसलिए ज्यादा फोर्स होता है। ये नहीं देखा था कि तीनों का बेस एरिया सेम है। चलो इसको देख लेते हैं। अब अगर मैं समझ लो 3 डिफरेंट वेसल्स हैं, एक एक समझ लो बी कोई ग्लास है, सी तुम्हारा कोई लेबोरेटरी में यूज करते हुए इक्विपमेंट है, और ए कोई तुम्हारा डोंगा है या कोई बड़ा वेसल है। अगर अगर मैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डालूंगा, समझ लो इसमें कुछ इतनी हाइट, समझ लो इतनी हाइट तक पहुंच रहा है, इसकी हाइट को मैंने बोल इसका दिया। वॉल्यूम तीनों का तो अलग है ना? नहीं, इसमें लिखा इक्वल वॉल्यूम, मैंने उसको बोल्ड करके लिखा था। इक्वल वॉल्यूम कैसे हो सकता है? इक्वल वॉल्यूम डाला मैंने लिक्विड। ये मैंने क्वेश्चन दिया है कि तीनों का वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल है। समझ लो तीनों में अगर मैंने सेम अमाउंट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डाला तो हाइट इन दोनों की सेम रहेगी? नहीं। नहीं। नहीं, डिफरेंट रहेगी तीनों की। तो अब मुझे निकालना है कि एच ए, एच बी और एच सी में कौन सा ज्यादा रहेगा, कौन सा कम रहेगा, तीनों को मुझे निकालना। तो पहले एच ए और एच बी का देखते हैं, इसमें से कौन सा ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा कि बी ज्यादा होगा? बी। बी ज्यादा होगा, क्यों? भैया वो वो ए वाला वाला ऊपर से फैला है ना। वह क्योंकि पूरे सब हाँ बोलो बोलो बोलो, जो भी बोल रहा था बोलो। बोलूं, हाँ क्योंकि जो बी वेसल है ना उसमें मैं बोलती हूँ बी वाले में जितना भी लिक्विड है सबका प्रेशर पड़ रहा है, बट ए वाले में जो साइड साइड में है ना उसका प्रेशर नहीं पड़ रहा है, इसलिए। नहीं, मैं तो सिर्फ हाइट पूछ रहा हूँ, हाइट किसकी ज्यादा रहेगी कम रहेगी, प्रेशर नहीं पूछ रहा हूँ। हाइट हाइट बी वाले की ज्यादा रहेगी भैया। बी वाले की ज्यादा बी रहेगी? की, क्यों? बी के। क्यों ज्यादा क्यों रहेगी? सी की ज्यादा है ना? बी की ज्यादा रहेगी, बट क्यों रहेगी ज्यादा? बी नहीं, सी। नहीं, अभी मैं ए और बी में पूछ रहा हूँ, अभी सिर्फ ए और बी को देख रहे हैं हम लोग। बी ए और बी में, में हाँ। बी में ज्यादा रहेगी, क्यों रहेगी ज्यादा? ए का वेसल का वॉल्यूम ज्यादा है इसके लिए। वॉल्यूम ज्यादा है बेसिकली, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि हाइट वो, कम। तो उसकी हाइट कम हो जाएगी क्योंकि वो कम हाइट में भी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पा रहा है। बट बी का क्योंकि स्ट्रेट है तो वो थोड़ा उसको ज्यादा वॉल्यूम लगेगा, कम वॉल्यूम में भी वो ज्यादा हाइट पहुंच जाएगी। अब ऐसे ही एच बी और एच सी में क्या होगा? सी में ज्यादा रहेगा। सी में सी ज्यादा का रहेगा, हाइट ज्यादा। सी का हाइट ज्यादा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे इन तीनों के बेस पे प्रेशर निकालना है,
ये मेरा PA है, ये मेरा PB है और ये मेरा PC है। तो अपना मैं नॉर्मल फॉर्मूला लगाऊंगा। तो PA क्या होगा, अगर रो डेंसिटी है, समझ लो इसमें वाटर भरा हुआ है, तो वाटर की डेंसिटी रो W है। तो PA क्या होगा, PA क्या होगा, हाँ ज्योति, PA क्या होगा? FA/A भैया। SA FA/A। FA/E, FA तो हमें पता ही नहीं है, FA तो निकालना है बाद में, FA को भूल जाओगे, ये तो हमें पता ही नहीं है। हमें क्या पता है प्रेशर की इक्वेशन क्या होती है, अभी हमने डिस्कस की थी ना। क्या होती है? तो PA की क्या होगी, रो W G इंटू HA हो जाएगी। ऐसी PB क्या हो जाएगा, PWGHD। ऐसी PC हो जाएगा टू HC। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे पता है HA इज लेस देन HB इज लेस देन HC, तो ये वाले टर्म्स तो कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन से मैंने ये इक्वेशन निकाल ली। या मैं बोल रहा हूँ जो प्रेशर होगा A के बॉटम पे वो ज्यादा, वो कम होगा B के प्रेशर से, जो B पे बॉटम पे है, और ऐसे उससे C से कम होगा, तो C का सबसे ज्यादा होगा प्रेशर एट द बॉटम। अब मुझे FA निकालना है। ज्योति रजनी अभी एक सेकंड, हाँ तो अब मुझे फोर्स निकालनी है। फोर्स क्या होती है श्रद्धा, फोर्स क्या होती है, अगर इन सबका एरिया में मान लूं A' मान लेते हैं, सबका बॉटम का एरिया A' है क्योंकि सबका एरिया सेम है, बेस एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इनटू एरिया, ये इनटू A'। ऐसी FA क्या हो जाएगा, FB क्या हो जाएगा, PB इंटू A'। और ऐसी FC क्या हो जाएगा, PC इंटू A'। अब यहाँ पे भी तीनों में क्या कॉमन है, A' कॉमन है। भैया तो ये क्या जो निकले, पहले वाला था उसमें C का ज्यादा था, प्रेशर C में मतलब ज्यादा था। B में सबसे ज्यादा किसमें था, मतलब समझा नहीं मुझे किसमें ज्यादा था। हाइट सबसे ज्यादा किसकी होगी, C की। C की। तो मैंने प्रेशर की इक्वेशन क्या लिख दी, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। हाँ। अब यहाँ पे डेंसिटी और ग्रेविटी तो सेम है, तो मैं इसको कांस्टेंट लिख सकता हूँ कोई। तो इसके बाद मैं वापस एक लगा सकता हूँ, कि अगर HC इज ग्रेटर देन HB इज ग्रेटर देन HA, तो अगर उसके आगे मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया तो भी वो इक्वेशन तो वैलिड रहेगी। नहीं, अगर HA इज लेस देन HB इज लेस देन HC है, तो मैं तीनों को एक साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन वैलिड रहेगी। क्योंकि मैं इक्वेशन अगर ये से समझ लो 1 है 2 है 3 है, अगर मैं इस तीनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 2, हो जाएगा 5 इंटू 3, तो इक्वेशन तो वैलिड रहेगी। कितना भी कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर दूं वो इक्वेशन तो वैलिड रहेगी ना हमेशा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही कर दिया
कि मुझे पता चल गया हाइट A इज लेस देन हाइट B इज लेस देन हाइट C, और उसका मैंने प्रेशर निकाला तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के, तो PA इज लेस देन PB इज लेस देन PC हो गया। ये समझ में आया? हाँ। अब क्या किया मैंने अब मैंने फोर्स का निकाला, तो फोर्स क्या है, वो भी प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे उसके एरिया से मल्टीप्लाई किया है। तो मैं सेम चीज लगा सकता हूँ, मैंने जो कांस्टेंट लगाया है तो वो इक्वेशन वापस वैलिड रहेगी। ये समझ में आया? डिफरेंट हाइट की वजह से बॉटम पे प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा। तो फिर फोर्स सबसे ज्यादा किस में निकलेगी? फिर वो भी सी में ही होगा। फोर्स सबसे ज्यादा सी में रहेगी, क्योंकि हाइट सबसे ज्यादा सी में है सी का है। और तीनों के वॉल्यूम सेम है ना, तो सबसे ज्यादा फोर्स सी में रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा। एरिया सेम है लेकिन वॉल्यूम सेम नहीं है। अगर हाइट सेम होती तो फोर्स सेम होती, उससे भी प्रेशर सेम हो जाता। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट इसलिए मैंने बोल्ड करके लिखा था कि लिक्विड का वॉल्यूम इक्वल है, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल है इसलिए हाइट डिफरेंट हो जाएगी। अगर हाइट सेम हो जाती तो प्रेशर और फोर्स दोनों सेम हो जाते, क्योंकि एरिया इक्वल है। ठीक है? हाँ भैया समझा। हाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? ये एक बीकर है, ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसके ऊपर से एक वैक्यूम पंप लगा रखा है, और मैंने इसको पूरा सील करके रखा है। इसके अंदर मैंने एक बीकर रख दिया है, बीकर में कुछ पानी रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं कि मुझे निकालना है यहाँ का प्रेशर जो इसके नियर अबाउट बॉटम पे होगा। तो ये समझ लो A पॉइंट है उसके बॉटम पे, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो जितना भी एयर प्रेशर रहेगा मैं उसको कम करता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से एयर को सक करता जा रहा हूँ। जो वैक्यूम पंप है वो एयर को अंदर से खींच रहा है और बाहर की तरफ ले जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? हाँ श्रद्धा, अगर मैं वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दूंगा इस जार को और वो एयर सक कर रहा है अंदर, तो क्या होगा? अंदर सक कर रहा है यार। वो बाहर की तरफ खींच रहा है, अंदर की जितनी भी एयर है इसको। तो प्रेशर जीरो हो जाएगा फिर। अंदर प्रेशर बढ़ेगा, अंदर प्रेशर अंदर बढ़ने लगेगा। कहाँ अंदर? ये जार के नहीं, अंदर अंदर डिक्रीज होगा। अंदर डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? अगर मैंने एयर को बाहर ले गया, अगर कोई बाहर बलून की है उसमें से तुम एयर खींच रहे हो तो क्या होगा अंदर के प्रेशर पे? बाहर ले गई तो डिक्रीज होगा। तो अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा। कम पहले होगा। अगर इसके अंदर P0 था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, यार मुझे और लगा अगर हवा मैं अंदर ले रहे। नहीं, वैक्यूम पंप क्या करता है? पंप करता है ना, वैक्यूम पंप एयर खींचता है।
मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन बट आपने बोला ही नहीं, मैंने आंसर दे दिया। अच्छा, चलो ठीक है। वैक्यूम पंप क्या कर, उसमें क्वेश्चन में लिखा है ना कि पम्प्ड आउट, एयर इनसाइड द जार इज कंटिन्यूअसली पम्प्ड आउट। तो प्रेशर अगर इनिशियली एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, समझ लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब मैं उसमें से एयर कम करता जाऊंगा तो इसके बाद उसका पी जो हो जाएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता जाएगा। अब अगर मान लो कि इसकी हाइट जो है वाटर फिल की ये कुछ h हाइट है, ठीक है। तो अगर मुझे ए पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो वो कितना होगा रजनी? अगर ए पॉइंट का मुझे प्रेशर निकालना है और मुझे पता है कि अंदर का प्रेशर पी है और जो वाटर लेवल है वो h हाइट तक है, तो पीए का प्रेशर कितना होगा टोटल प्रेशर? ये एब्सोल्यूट प्रेशर जो हमने पढ़ा था, कैसे निकालेंगे? या समझ लो अभी अभी एयर हमने पंप नहीं की, अभी इनिशियली एटमॉस्फेरिक तो प्रेशर। फिर हाँ, तो फिर पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट प्लस रो जी एच, सिंपल। कि जितना प्रेशर यहाँ पर है प्लस जितना प्रेशर वाटर का आ रहा है, पी नॉट प्लस रो जी एच। अब मैंने उसमें से एयर पंप आउट कर दी तो प्रेशर क्या हो गया, कुछ अराउंड पी हो गया। तो अब नया जो हमारा पी ए डैश है वो क्या हो जाएगा? पी प्लस रो जी एच। पी प्लस रो जी एच। तो अब पी ए डैश और पी ए को कंपेयर करूंगा तो पी ए माइनस पी ए डैश क्या हो जाएगा? पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस पी प्लस रो जी एच। पी प्लस रो जी एच। इसमें से क्या रो जी एच कट जाएगा, क्या बचेगा? पी नॉट पी नॉट माइनस पी। माइनस पी। तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको जीरो से देखूंगा तो ये ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा ना। ये जीरो से कम होगा, पी नॉट माइनस पी। मुझे क्या पता है पी इज लेस देन पी नॉट है, तो पी नॉट माइनस पी क्या होगा? ओ सॉरी भैया, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। हाँ। इसका मतलब पी ए माइनस पी ए डैश भी ग्रेटर देन जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? पी ए इज ग्रेटर देन पी ए डैश, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि पी ए डैश इज लेस देन पी ए। मतलब जो हमारा चेंज्ड प्रेशर है वैक्यूम पंप से निकालने के बाद वो ओरिजिनल प्रेशर से कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं एयर निकाल रहा हूँ तो मेरे अंदर के जो बॉटम के प्रेशर को क्या हो रहा है, बॉटम का प्रेशर को क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है जैसे जैसे मैं एयर पंप आउट कर रहा हूँ? घट रहा है। घट रहा है, क्योंकि इनिशियली घट रहा पीए है। था, अब वो धीरे धीरे जैसे पीए डैश हो रहा है वो पीए से कम होता जा रहा है, तो प्रेशर इन द बॉटम डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बॉटम का जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है कि यहाँ का कितना प्रेशर है, जार के अंदर कितना प्रेशर है। तो अगर जार का प्रेशर कम होता जाएगा तो उसके बॉटम का प्रेशर भी कम होता जाएगा, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई कोई नीडल हमारी स्किन पे पॉइंट करता है, मतलब ये मेरा हाथ है,
अगर कोई मैं इस पे पिन लगा रहा हूँ पतली सी, और अगर मैं एक मोटी सी रॉड लगा रहा हूँ, अपने हाथ पे फील कर रहा हूँ, तो मुझे पिन का क्यों फील करता है, मुझे दर्द होता है, और कोई रॉड लगाता है तो उतनी फोर्स से, अगर सेम फोर्स लगा रहा हूँ तो इसमें भी सेम फोर्स है और नीडल में भी सेम फोर्स है, तो हम लोग इजीली टॉलरेट करते हैं रॉड को, बट पिन को नहीं कर पाते। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है? ये सब तो लिखा ही है तुम लोगों ने आंसर शीट में। रजनी तुम बताओ। भैया एरिया उसका ज्यादा रहता है रॉड का। हाँ भैया। तो एरिया ज्यादा होता है रॉड का, तो क्या हुआ? भैया प्रेशर एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो फिर प्रेशर एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम पड़ेगा उस पे, तो इसलिए हम लोगों को रॉड से उतना हर्ट नहीं होता है जितना निडल से होता है। सही, एकदम सही। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा अगर फोर्स कांस्टेंट है, और अगर एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर काफी बढ़ जाएगा। तो ज्यादा प्रेशर होगा तो हम लोग को ज्यादा हर्ट करेगा। ठीक है, सिंपल। ये किसी को नहीं समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है कि इज इट ऑलवेज ट्रू that molecules of a dense liquid are heavier than molecules of a lighter liquid? पहले तो ये बताओ कि ये ट्रू है कि नहीं। चैट पे ही लिख सकते हो, जिनको ट्रू लगता है, जिनको फॉल्स लगता है। रजनी कह रही है कि ये फॉल्स है। बाकी लोग ट्रू है कि फॉल्स है? या ऐसे ही बता दो। ट्रू है कि फॉल्स है श्रद्धा? भैया मुझे भी फॉल्स ही लग रहा है। फॉल्स लग रहा है। बाकी लोग? बट मैंने दीपक? फॉल्स है, बट मैंने आंसर में तो ट्रू ही लिखा था। अच्छा, आंसर में ट्रू लिखा, चलो देख लेते हैं अब फॉल्स क्यों लग रहा है। मैंने तो ट्रू लिखा था, लेकिन आंसर रीजन रॉन्ग है उसका। भैया मुझे लगा आपने जस्टिफाई करने वाला था कि ट्रू क्यों, इसलिए मैंने आंसर में। जस्टिफाई तो कुछ भी लिखोगे तो भी जस्टिफाई करना ही पड़ेगा, चाहे ट्रू लिखो या फॉल्स लिखो। ट्रू या फॉल्स लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो जस्टिफाई करने से ही मार्क्स मिलेंगे। तो चलो अब देखते हैं कि ये क्यों फॉल्स है। कि मॉलिक की जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो डिपेंड नहीं करती कि उसके मॉलिक्यूल्स की वेट कितना है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है वो, उसमें कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, जो मॉलिक्यूल्स की लेयर्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। हो सारे अपने जितने भी लिक्विड्स रहेंगे सबका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। तो अब जब कोई भी एक हम लोग लिक्विड लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ दूर भी हो सकते हैं, कुछ पास भी हो सकते हैं।
तो इनकी जो डेंसिटी होती है ये डिपेंड करती है कि कितनी क्लोज पैकिंग है इनके बीच में, या मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितना है, इतने एक वॉल्यूम में ये कितना मॉलिक्यूल्स को पैक कर रहा है। जितना ज्यादा ही अगर ये डिस्टेंस होगा तो उतना ही उसकी डेंसिटी कम होगी। ये उसके मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड नहीं करती, थोड़ा बहुत डिपेंड कर सकता है बेस्ड ऑन कि कितना उसका एक मॉलिक्यूल कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बट ये और उस पर भी डिपेंड करता है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितना है इनके बीच में और कितनी क्लोज पैकिंग होगी। अगर यहीं पे एक लिक्विड लूँ जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है बट बहुत ही क्लोज पैकिंग है उनके बीच में, समझ लो छोटा सा मॉलिक्यूल है, बट अगर एकदम क्लोज पैकिंग हो रही है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू ये वाला लिक्विड जिसको मॉलिक्यूल्स बड़ा है, हैवी है, बट उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। तो डेंसिटी डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल्स की पैकिंग कैसी होगी अपार्ट फ्रॉम मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए हमेशा जरूरी नहीं है। अब जैसे तुम देखोगे वाटर है, वाटर की डेंसिटी अराउंड 1000 मीटर क्यूब पर केजी पर मीटर क्यूब। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का? वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 होता है। बट अगर तुम कुछ हैवी का लोगे, जैसे ऑयल हो गया, अगर बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑयल होते हैं, तो ऑयल के डेंसिटी कम होती है वाटर से। ऑयल फ्लोट करता है ना वाटर पे, बट इनके ऑयल के बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑयल होते हैं, उनकी लंबी लंबी कार्बन चेन्स होती हैं, तो उनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है कंपैरिजन टू वाटर के मॉलिक्यूलर वेट से। बट वो स्टिल फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, तो इसलिए सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है, लिक्विड्स का पैकिंग कैसे होती है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, उनकी डेंसिटी और उनकी विस्कोसिटी और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंडेंट। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया इसमें? सबको समझ में आ गया तो ये वाला इमोजी डाल दो सब। दिख रहा है क्या? मेरा भी नहीं है। मुझे नहीं समझा। नहीं समझा? क्या नहीं समझा? मतलब मेन रीजन क्या था वही नहीं समझा, बस इतना कि वो टाइटली पैक्ड है और ये नहीं है, तो उससे क्या हो? तो उससे ये हो रहा है कि जो डेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि कितना, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स है, कितना जो मास ऑफ पार्टिकल है पर यूनिट वॉल्यूम। अगर 1 यूनिट वॉल्यूम है, इसके अंदर टोटल मास कितना है। अब अगर इसमें मैं बहुत सारी छोटी छोटी कम मास वाली ऑब्जेक्ट्स भर दूं बहुत क्लोजली, समझ लो 1 ग्राम वाली ऑब्जेक्ट्स मैं इसमें 1000 भर सकता हूँ, तो उसका 1000 ग्राम हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। बट अगर मैं समझ लो इसके अंदर सिर्फ अगर कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स भरने हैं मुझे, और बड़े मॉलिक्यूल्स में जिनका वेट ज्यादा है, समझ लो 10 ग्राम वाले मॉलिक्यूल्स में सिर्फ 10 भर पा रहा हूँ, क्योंकि वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनका वेट ज्यादा है, बट वो लोग, उनकी पैकिंग क्लोज नहीं हो रही, उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, या फिर वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा उसका टोटल मास उसके अंदर? 100 ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम। जितने, अगर जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल का वेट ज्यादा हो तभी क्या बोलते हैं डेंसिटी ज्यादा हो, डिपेंड करेगा कि उनकी पैकिंग कैसी है, क्योंकि टोटल मास पे डिपेंड कर रहा है एक वॉल्यूम के अंदर कितना मास हम लोग फिट कर पा रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का वेट कितना है और इनटू कि टोटल पार्टिकल्स कितने आ पा रहे हैं 1 यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ हाँ बोल दिया है, समझ में आया?
हाँ समझा। हाँ समझा, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जब हमने इक्वेशन डिराइव की थी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी जेड, कोई भी दो पॉइंट्स हैं, ये समझ लो P1 है और ये P2 है। इसको P2 लिखते हैं, P1 लिखते हैं, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है Z। तो P1 माइनस P2 जो रो जी जेड है, हमने तब एक अजम्पशन लिया था बहुत स्टार्टिंग में कि ऑल आइडियल लिक्विड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। और भी कुछ आइडियल लिक्विड्स की हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, याद है? हाँ भैया। क्या क्या होती हैं आइडियल लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज? इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होता है उनके, मतलब या नॉन विस्कस होते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी नहीं होती। और एक होता है कि उनका फ्लो जो होता है वो स्टेडी होता है। स्टेडी फ्लो का क्या मतलब होता है ये हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। और एक कॉमन होता है कि वो इररोटेशनल होता है, कि उसमें कोई टर्बुलेंसेस नहीं आते। अगर कोई ऐसे पार्टिकल फ्लो कर रहा है तो सारे पार्टिकल्स ऐसे ही फ्लो करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है ऐसे जा रहा है। सारे के सारे पार्टिकल स्मूथली फ्लो होंगे, इररोटेशनल होता है। और स्टेडी फ्लो हो रहा है कि अगर कोई ऐसी वेलोसिटी है तो सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम रहेगी ट्रैवलिंग के टाइम। कोई एक अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन में देखें, स्टेडी फ्लो होता है। तो हमने देखा कि अगर हम लोग ये इनकम्प्रेसिबल नहीं मानते हैं फ्लूइड को, तो ये इक्वेशन वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी? पहले तो ये इंपॉर्टेंट है जानना। नहीं, अब नहीं नहीं रहेगी। रहेगी, ये नहीं क्या है रहेगी भैया? क्योंकि जेड क्या है? क्या? जेड। जेड इनकी हाइट डिफरेंस है, उसको एच बोलते अच्छा, एच की जगह जेड लिए। हैं। जब डेप्थ लेते हैं तो जेड लेते हैं, जब हाइट लेते हैं तो एच लेते हैं। अच्छा, कुछ भी दोनों सेम चीज से ऊपर है। तो अब ये इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा तो क्या होगा? ये इक्वेशन क्यों वैलिड नहीं होगी? तुमने तो बोला ना नहीं होगी वैलिड, रजनी। हाँ भैया, फिर अगर इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा तो फिर उनकी वॉल्यूम चेंज हो सकती है ना। फिर वॉल्यूम चेंज वॉल्यूम होगा। चेंज होगी तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, सही बोला। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में अगर ये लिक्विड जो है ये अगर कंप्रेस हो गया क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो हाइट है ये यहाँ से इधर पहुंच जाएगी, समझ लो थोड़ी सा कम हो गई इसकी हाइट, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये पूरी की पूरी हाइट थी ये थोड़ी सी कंप्रेस हो गई, क्योंकि ज्यादा प्रेशर लग रहा है। तो उसके ऊपर जैसे हम लोग कोई भी गैसेस को कंप्रेस करते हैं कि अगर हम लोग उसको दबाते हैं तो टोटल उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। वैसे ही अगर लिक्विड्स में देखें तो नॉर्मली हम लोग इनकम्प्रेसिबल मानते हैं क्योंकि लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। बट अगर ज्यादा प्रेशर हो जाए तो थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनका टोटल वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये जो हाइट है ये एच की जगह कुछ एच डैश हो जाएगी और कम हो जाएगी, और क्या होगा, इसकी डेंसिटी जो होगी वो उसकी ओरिजिनल बढ़ डेंसिटी से बढ़ जाएगी। जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, ये जो एच था ये कन्वर्ट हो गया एच डैश में, और रो था ये कन्वर्ट हो गया रो डैश में, और वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमने ली थी ये फिर वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एच भी चेंज हो रहा है और रो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब कांस्टेंट हाइट हो उन लोगों के बीच में और डेंसिटी भी कांस्टेंट हो इन दोनों के बीच में। जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर का लेते हैं, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ये जो डेंसिटी होती है ये
यहाँ की डेंसिटी और यहाँ की डेंसिटी में डिफरेंस होता है, ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2, क्योंकि क्या होता है, एयर कंप्रेसिबल होती है, तो इसलिए यहाँ की डेंसिटी कम होती है और यहाँ की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग वो सिंपल इक्वेशन ρgz नहीं लगा सकते, क्योंकि ये चेंज होती जा रही है, हर एक लेवल से चेंज होती जा रही है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हमेशा लिक्विड में ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अगर लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है तभी ये इक्वेशन वैलिड है, वरना ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करें। ये क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। इसमें हमने बोला कि एक हाउस है, इसमें तो अच्छे अच्छे सुंदर डायग्राम्स भी बनाए सब ने। एक टैंक बना हुआ है, समझ लो घर के ऊपर, इसके अंदर पानी है और ये नीचे एक हमारा कनेक्टेड है एक टैप से। अब इस टैप और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर। तो मुझे निकालना है कि इस टैप पे टोटल प्रेशर कितना आ रहा है। और 1 जब द टैप इज क्लोज्ड। अब पहले तो ये बताओ कि टैप क्लोज क्यों बोला हमने? अगर टैप क्लोज नहीं होता तो क्या होता? तो ऐसा पानी निकल जाता ना भैया, तो वॉल्यूम कम। ऐसा समझो कि ये इतना ज्यादा पानी है कि इसका हाइट कम नहीं होगा। ये समझ लो कि ये जो टोटल हाइट है इसका वाटर लेवल की, ये इतना ज्यादा पानी है कि इसकी हाइट कम नहीं होगा थोड़ा सा पानी चलाने से। तब क्या होता है? इसकी हाइट मेंटेन्ड होती है। फिर क्या होता? तब भी प्रेशर सेम रहता? हाँ, तब थोड़ा प्रेशर सा सेम, थोड़ा सा क्या सेम ही रहता ना। अगर सेम ही रहता? थोड़ा ही पानी जाता तो सेम ही रहता शायद। सेम ही रहता। और क्या बोल रहे हैं लोग? रजनी ने तो बोला सेम ही रहता। दीपक? यार चेंज हो जाएगा सबसे। क्यों चेंज, कैसे चेंज होगा? यार पानी धीरे धीरे निकल रहा है तो 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 क्या होगा? पानी धीरे धीरे निकल रहा है तो हाइट कम हो जाएगी ना भैया, मतलब मैं बोल रहा हूँ हाइट मेंटेन्ड है, नहीं। हाइट चेंज नहीं होगी। इतना हाँ, ज्यादा तो फिर पानी है नहीं, तो फिर सेम तो रहेगा। फिर नहीं चेंज होगा प्रेशर। तो नहीं चेंज होगा। रजनी बोल रही नहीं चेंज होगा। दीपक? नहीं चेंज होगा। नहीं चेंज होगा। बाकी श्रद्धा और ज्योति क्या बोल रहे हैं? हाँ ज्योति? चेंज होगा। चेंज होगा तो कैसे होगा? जो बोल रहा है सेम है ठीक है, जो बोल रहा है चेंज होगा तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे चेंज होगा। अब ये बोलूंगा तो बोलोगे नहीं चेंज होगा। चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि सेम नहीं रहेगा। सेम क्यों नहीं रहेगा? क्या होता है नहीं जब चेंज अगर यहाँ होगा। चेंज होगा, मैंने बोल दिया आंसर, तो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा बताओ ज्योति? बताओ। भैया हाइट ही पूछ रहे हो ना? नहीं हाइट मैं बोल रहा हूँ सेम है, बोल रहा हूँ प्रेशर कैसे चेंज होगा टैप का। चलो ठीक है बताते हैं। क्या हो रहा है कि जब ये फ्लो, जब हम लोग ने अभी तक सारी जो भी इक्वेशंस पढ़ी हैं, P1 - P2 ρgh,
इसमें हमने माना कि इनकम्प्रेसिबल है, कांस्टेंट डेंसिटी है, हाइट दोनों के बीच में चेंज नहीं हो रही। बट हमने क्या माना है कि सारी इक्वेशंस है ये तभी वैलिड है जब वाटर स्टिल है, जो लिक्विड है वो स्टिल है, वो मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि सारा का सारा जो वाटर है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, वो फ्लो नहीं कर, क्योंकि जब वाटर फ्लो करता है तो नॉर्मली प्रेशर, एक प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है प्रेशर। अगर ये प्रेशर इधर इधर से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ का प्रेशर जो है P1 कंपेयर टू P2 ज्यादा है। तो अभी तक हमने वो मैकेनिक्स नहीं पढ़े हैं कि कैसे प्रेशर चेंज होता है वाइल फ्लोइंग, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब भी ये प्रेशर फ्लो करता है या कोई भी लिक्विड फ्लो करता है तो उनके बीच में प्रेशर चेंजेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लो। तो वो कैसे चेंज होता है हम लोग बाद में देखेंगे। अभी तक हमने जो भी इक्वेशंस पढ़ी हैं वो, ये जो रो जी एच है ये तभी वैलिड है जब स्टिल हो, तभी हम लोग निकाल सकते हैं कि इनका प्रेशर डिफरेंस एग्जैक्टली कितना होगा। अगर टैप क्लोज नहीं होगा तो प्रेशर चेंज भी हो सकता है, प्रेशर सेम भी हो सकता है दोनों का, क्योंकि ये फ्लो कर रहा है उसकी वजह से प्रेशर हो सकता है सेम ही हो जाए। तो इसलिए वो चेंज हो जाएगा प्रेशर, वो हम लोग को कंडीशंस नहीं पता एग्जैक्टली वो जब तक हमें स्पेसिफाई नहीं हो गया और पैरामीटर्स तब तक हम लोग निकाल नहीं सकते। अगर हमें सिर्फ हाइट पता है और अगर हमें ये वाली इक्वेशन निकालनी है तो इसका मतलब होना चाहिए कि वाटर फ्लो नहीं कर रहा होना चाहिए। ठीक है, ये बाद में देखेंगे कि कैसे प्रेशर चेंज होता है फ्लोइंग लिक्विड। अब अगर हम लोग को यहाँ पे जो इक्वेशन निकालनी है सिंपल हो गई। डिफरेंस इन प्रेशर, फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर द टैप व्हेन द टैप इज क्लोज। तो नॉर्मली तो हम लोग क्या करेंगे कि इनका पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ पे टैंक के अंदर प्रेशर ये है और इसके अंदर प्रेशर बी है टैप पे, तो पी बी माइनस पी ए हो जाएगा रो जी एच। जब भी डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं दिया है अज्यूम कर लो 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू ग्रेविटी 9.8 या इसको 10 भी ले सकते हो और हाइट है हमारा 4 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, पास्कल, या 3.92 इंटू 10⁴ पास्कल। ये हो गया इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस। बट नॉर्मली जब टैंक कोई टंकी होती है तो उसके टॉप पे जो वाटर रहता है वहां पे एयर होता है। इस पे जो कोई भी पी डैश मालूम हो उसका वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। तो हमें को यहाँ पे निकालना है पीबी की एग्जैक्ट वैल्यू। हमने से भी डिफरेंस निकाला है पी ए माइनस पीबी। तो अगर हमें ये टोटल निकालना है तो पीबी हो जाएगा ये प्लस पी नॉट। 10-15 मिनट। तो पी ए हमारा निकला है 3.92 इंटू 10⁴ प्लस पी नॉट कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल, अप्रोक्सीमेटली 10⁵ बोल सकते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁴ पास्कल। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 10 प्लस 3.9 13.9 इंटू 10⁴। या हमेशा हम लोग उसको एक डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही डिजिट होनी चाहिए, 1.39 इंटू 10⁵ पास्कल। ये हमारा अल्टीमेट सोल्यूशन निकलेगा। कुछ लोगों ने बस इतना ही किया है तो मैंने उनको भी मार्क्स दे दिए। बट नॉर्मली हमें एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना होता है, हमेशा हम लोग देखेंगे कि उसके ऊपर कितना प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हमेशा ऐड कर देंगे, क्योंकि पानी की टंकी में ऊपर वैक्यूम तो होता नहीं है। अगर वैक्यूम होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट क्योंकि वहाँ पे एयर होती है तो इसलिए हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल वहाँ पे अज्यूम करेंगे हम लोग। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया? समझा भैया। समझा भैया, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 8।
8 क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है कि सी के अंदर या समझ लो सी फ्लोर पे अगर 500 मीटर की ये हाइट डेप्थ है, इस पे मैंने एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है 2 मीटर स्क्वायर का। यहाँ पे मुझे निकालना है कि टोटल फोर्स कितनी लग रही है। तो ये तो सिंपल है, तुम लोग सबने कर लिया। हमें अगर इस पॉइंट पे कोई भी समझ लो, ये पी प्रेशर है, पी मेरा हो जाएगा रो जी एच, रो है मेरा सिंपल डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू ग्रेविटी 9.8 इंटू 500 मीटर। ये मेरा कितना हो जाएगा 49। अब यहाँ पे तुम लोगों ने बहुत मिस्टेक्स किए हैं इसके जीरो की एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए, इसलिए सिंपल है 9.825 हो जाता है 49। बाकी बचे मेरा 1 2 3 4 5 5 जीरो 49 और 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, ये मेरा निकला 49 लाख पास्कल, या इसको मैं अगर लिखूंगा तो लिखूंगा 4.9 इंटू 10⁶ पास्कल। तो इतना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करूंगा, ज्योति इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करूं अगर मुझे नीचे का टोटल प्रेशर निकालना है तो? ज्योति चलो रजनी तुम ही बता दो। इसमें क्वेश्चन पढ़ो हाँ और मुझे भैया। बताओ कि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करूं कि नहीं करूं। क्वेश्चन पढ़ो फिर से। क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स exerted by water on a 2 meter square plane of a stone placed on the bottom of a sea 500 meters deep। अब मुझे फोर्स निकालनी है, तो यहाँ पे मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा? दीपक नहीं, क्यों? क्यों नहीं ऐड करूंगा? क्या पता। तो नहीं क्यों बोला? भैया वाटर से कितना फोर्स पड़ रहा है वो निकालना है ना, तो फिर नहीं करेंगे। ठीक, वाटर थोड़ा का कॉन्फिडेंस से प्रेशर बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो। मैंने यहाँ पे नहीं पूछा कि उसका एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, मैंने पूछा कि वाटर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है दीपक, मैंने ये नहीं पूछा कि टोटल उसके ऊपर एब्सोल्यूट प्रेशर कितना, मैंने बस ये पूछा है कि पानी कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब समझ में आया। हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग सिर्फ वाटर की प्रेशर ऐड करेंगे। ठीक है, बाकी सबको समझ में आया जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं? भैया अगर एटमॉस्फेरिक ऐड किया तो भी रॉन्ग रहेगा वो। हाँ वो रॉन्ग रहेगा, क्योंकि मैंने बोला कि वाटर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मैंने ये नहीं पूछा कि उसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एयर एक्सर्ट कर रही है ना फोर्स, वो वाटर एक्सर्ट नहीं कर रही। हाँ मैंने बस पूछा है कि वाटर कितना एक्सर्ट कर रहा है। तो हमेशा ये याद रखना कि वहां पे क्या पूछा जा रहा है। वहां पे ये पूछ रहे हैं कि एटमॉस्फेयर टोटल प्रेशर कितना उस पॉइंट पे, या पूछ रहे हैं कि वाटर कितना एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, या पूछ रहे हैं कि सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा कितनी फोर्स लग रही है। तो वहां पे भी हम लोग सिर्फ डिफरेंस निकालेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन जब भी पढ़ते हो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो उसको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन के वर्डिंग्स में बहुत डिफरेंस पड़ जाता है आंसर में। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल है फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू
एरिया, प्रेशर मुझे पता है 4.9 into 10⁶ इंटू एरिया है मेरा 2 मीटर स्क्वायर, कितना हो गया 9.8 into 10⁶ न्यूटन। ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में पूछा है कि डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो अर्थ के पास दी है मुझे, यहाँ पे क्लोजर टू अर्थ है वो 1.3 kg पर मीटर क्यूब। अब जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ नॉर्मली डेंसिटी कम होती जाती है, बट ये पूछा है कि अगर मैं मानूं कि सेम डेंसिटी कांस्टेंट है पूरी सरफेस ऑफ अर्थ की, यहाँ से लेके जितना भी ऊपर तक जा रही है एटमॉस्फेयर है जहां तक भी, सारे में डेंसिटी कांस्टेंट है। तो अब मुझे निकालना है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मेरा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मुझे निकालना है कि व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर टू एक्सर्ट द सेम प्रेशर। मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे कोई एक पूरा का पूरा लिक्विड भरा होता अर्थ के ऊपर और उसकी एक कांस्टेंट डेंसिटी होती, अगर अर्थ के ऊपर में कोई एयर की जगह जिसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, अगर मैं कोई लिक्विड भर दूं और मैं बोलूं कि यहाँ पे जो प्रेशर है, जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे, ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे यहाँ पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो हाइट है ये कितनी होनी पड़ेगी कि इतना प्रेशर आए मेरा। तो बेसिकली मुझे इसको एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मानना है ऊपर एटमॉस्फेयर, सिंपल टर्म्स में। तो अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो मैं प्रेशर की क्या इक्वेशन ले सकता हूँ? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो जी एच, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोल दिया कि डेंसिटी कांस्टेंट है, मेरा रो कांस्टेंट हो गया। तो अब मुझे प्रेशर पता है 10⁵ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेंसिटी मुझे दी है 1.3 kg पर मीटर क्यूब इंटू 9.8 इंटू जो टोटल हाइट है, मेरी हाइट यहाँ से क्या निकलेगी 10⁵ by 1.3 इंटू 9.8, ये हो जाएगा 10⁵ by 12.74। ये अराउंड कितना निकलता है 7.849। 789 मीटर या 7.849 किलोमीटर। किलोमीटर। ठीक है, एक्चुअली हमने क्या बोला था, एटमॉस्फेयर कितना किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है? 8 किलोमीटर। अराउंड 8 किलोमीटर का एक्चुअली एक्सटेंड करता है। बट अगर हम लोग कांस्टेंट डेंसिटी माने, एवरेज डेंसिटी जो हमने यहाँ पे ली है कुछ एक, तो अराउंड 7.85 किलोमीटर आता है। अच्छा, तुम लोग को पता है माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? नहीं, 8 किलोमीटर ही है क्या? नहीं, एग्जैक्ट क्या, एग्जैक्ट हाइट कितनी है? किसी को पता है? 7.849। नहीं, 7.849 नहीं। कंचनजंगा की हाइट या किसी भी और किसी की हाइट पता है? नहीं भैया। नहीं भैया, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर। यानी जो हमारा मीटर ये किलोमीटर मीटर, मीटर कितने किलोमीटर का थोड़ी है। अर्थ का रेडियस पता कितना है? अच्छा, अर्थ का रेडियस कितना है? ग्रेविटेशनल में पढ़ा होगा 6400 भैया। 6400 6400 किलोमीटर। किलोमीटर। ये अगर किलोमीटर होता मतलब अर्थ के भी ऊपर है जितना कुछ ज्यादा ही हो रेडियस उससे जाएगा। 10। तो जब भी ऐसे बोलते हो ना तो थोड़ा वैल्यूज याद रखा करो क्या क्या होता है। अगर अर्थ का रेडियस इतना है तो माउंट एवरेस्ट बस इतना सा है। ठीक है,
तो ये जो माउंट एवरेस्ट भी अगर कांस्टेंट हाइट होती, कांस्टेंट डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की, तो माउंट एवरेस्ट का एटमॉस्फेयर ही नहीं होता। समझे? अगर कांस्टेंट डेंसिटी होती तो माउंट एवरेस्ट भी हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर होता, तो वहां पे सांस ही नहीं ले सकते थे। बट क्योंकि वहां पे होती है, बट उसकी डेंसिटी, एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है। एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है बट बहुत ही कम डेंसिटी होती है। ठीक है, अब किसी को कुछ समझ में आया नहीं आया इसमें? हाँ बस भैया मेरा समझा इजी। जब भी ऐसा कोई कांस्टेंट डेंसिटी बोले, मतलब हम लोग अपना ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, मतलब उसे एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मान रहे हैं। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में एक मैंने सिलिंड्रिकल वेसल लिया है और उसके अंदर मैंने क्या किया है, एक हैवी वेट डाल दिया है, कुछ एक हैवी प्लेट डाल दी। समझ लो मेटल की प्लेट है या कुछ है, जो उसके नीचे जितना वाटर है उसके ऊपर वेट डाल रहा है। अब मुझे निकालना है कि अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इसके जस्ट नीचे इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा। तो कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा? भैया वाटर का जो लेवल है ना, उसका प्रेशर निकाल सकते ना, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच से, फिर उसमें P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच। बट यहाँ पे हाइट तो 0 है। ये जो एटमॉस्फेयर की, ये मैं बोल रहा हूँ, हाइट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ये जो हाइट है ये ऑलमोस्ट 0 है मान लो। वाटर की कोई हाइट नहीं है, एकदम जो वाटर का सरफेस है जो इस बॉडी से कनेक्टेड है, मैं उस पॉइंट का बोल रहा हूँ। मतलब इस मेटल प्लेट के जस्ट जो नीचे वाटर है उसमें प्रेशर कितना है। तो इस पे अगर मैं फोर्सेस लगाऊंगा तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, चलो समझ लो। इसके जस्ट नीचे जो पॉइंट है इस पे क्या फोर्सेस लग रही। जब हम लोग नॉर्मली एक जार लेते थे, उसके अंदर पानी भर देते थे और फिर एक सिलेंड्रिकल कॉलम लेते थे, उसके अंदर, तो यहाँ पे क्या फोर्स होती थी, यहाँ पे क्या फोर्सेस बैलेंस करते थे? ग्रेविटी mg। यहाँ पे इसका mg लग रहा होता है, यहाँ से कुछ एक प्रेशर आता है और यहाँ से एक प्रेशर आ रहा होता है। तो जब हम लोग P1 माइनस P2 करते हैं तो क्या होता है, mg बाय जितना भी एरिया है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक सिमिलर केस मान सकते हैं। यहाँ पे बस वाटर नहीं है, ये वाटर कॉलम नहीं है, इसकी जगह हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है मास का। इसका मास है हमारे गिवन m और इसका एरिया है a। तो अगर मुझे P माइनस P नॉट निकालना है, ऊपर मेरे पास कितना वेट है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन। ये बेसिकली जो नीचे का वाटर है ये ऊपर का इस मास को सपोर्ट कर रहा है जो हमारी ट्यूब है। तो P माइनस P नॉट क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में, क्या होगा, रो जी एस। रो जी एस तो है ही नहीं, हाइट 0 है। ये जो हाइट है ये 0 mg अपॉन a ही होगा ना भैया। mg अपॉन ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नीचे का, ये जो नीचे का वाटर है ये ऊपर का फोर्स को सपोर्ट कर रहा है। ये जितनी फोर्स लग रही है नीचे mg इसकी, उसको सपोर्ट कर रहा है।
और टोटल इसका एरिया ए है। जितना ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है नीचे, उतना ही ये फ्लूइड ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो नीचे का जो प्रेशर भैया रो एक्स्ट्रा का होगा, क्या हुआ? रो का कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि H0। अच्छा, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि P इज इक्वल टू P नॉट प्लस mg/a प्लस रो जी एच। अगर मुझे समझ लो कोई एक डिफरेंट पॉइंट का निकालना है, यहाँ का निकालना है, कुछ P डैश, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, इनिशियली इतना, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पहले तो वो आ रहा है, फिर उसके बाद इसकी फोर्स देखनी पड़ेगी मुझे। ये जो हमारा मास है mg का, वो एक प्रेशर लगा रहा है, प्लस हम लोग देखेंगे कि कितना, ये हाइट कितनी होगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो जस्ट नीचे है इसकी हाइट 0 है, ये वाला टर्म जो है मेरा 0 हो जाएगा। अगर मैं हाइट नहीं मान रहा हूँ, उसका सरफेस मान रहा हूँ। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? मैं मान लूँ? हाँ समझ गया। समझ गए? तो बेसिकली मेरे पास क्या बचा है, जो P इज इक्वल टू P नॉट प्लस mg/a, ये मेरा प्रेशर हो जाएगा। मुझे मास दिया है, मुझे P नॉट दिया है, मुझे मास दिया है, A दिया है, और G की कुछ वैल्यू हो जाएगी। तो मेरा सिंपली ये आंसर हो जाएगा, सिंपल, कि जितना मुझे ये फोर्स नीचे दे रहा है mg/a, mg फोर्स आ रही है, और अगर मेरा यहाँ पे कुछ एक प्रेशर है P, तो उतना ही प्रेशर मुझे सपोर्ट करना है उसको, और प्लस जितना ये प्रेशर P नॉट भी आ रहा है उसको भी मुझे बैलेंस करना है। तो नीचे मेरे पास ऊपर के डायरेक्शन में P है, और ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में P नॉट प्लस mg/a। अगर मुझे सिर्फ फोर्स बैलेंस करनी है तो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रही है P इंटू ए, जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रही है। अगर सिंपल फोर्स बैलेंस कर रहा हूँ तो प्रेशर इंटू एरिया है नीचे से ऊपर की तरफ, ये ऊपर से नीचे की तरफ है। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया, ये वाला, इसकी एक प्रेशर, इसकी टोटल फोर्स लग रही है, प्लस इसका टोटल वेट लग रहा है mg। ठीक है, तो अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो हो जाएगा, सब साइड a से डिवाइड कर दूंगा तो mg/a हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? अगर फोर्स बैलेंस कर रहा हूँ तो क्या होगा? हाँ समझा। यही हमने किया था ना जब प्रेशर निकाला था उसका। भैया वो रो GH पूरा 0 हो गया तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी 0 है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ 0 है? ये जो पूरा रो GH 0 हो गया, मैंने पूरा रो GH 0 नहीं किया, मैंने सिर्फ H0 किया। अच्छा, तो अगर हाइट ही H0 नहीं है गया तो फिर 0 हो गया ना? पूरा टर्म 0 हो गया। अगर, क्योंकि उस हाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है बट कोई मास ही नहीं है, कोई हाइट ही नहीं है। अगर कोई हाइट नहीं है तो कोई वॉल्यूम ऑफ वाटर ही नहीं। अगर कोई मैं इतना डिस्टेंस लूं अगर नीचे हाइट का, तब जाके वो उसका वैल्यू आएगी, क्योंकि उसका मास आएगा। और ये याद रखना, ये रो जी एच क्या है, ये रो जी एच है mg/a ही है, जो हम लोग यहाँ पे इसके लिए लिया था हमने सिलिंड्रिकल कॉलम्स के लिए। ये भी इसका m जो होता है वो क्या होता है, रो इंटू a इंटू एच इंटू जी बाय a। तो वाटर कॉलम का हाइट ही है, तो अगर ये इसका क्या बोलते हैं, अगर मास, अगर हाइट 0 हो गई तो मास भी 0 हो जाएगा, कोई मास बचा ही नहीं है। ये वहां से आता है, तो ये याद रखना, इसलिए 0 हो रहा है, हाइट 0 है इसलिए। हम लोग सरफेस पे देख रहे हैं, अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट की तरह समझ लो इसको। एक मेरे पास एक वाइड सा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैंने पूरा एक लिक्विड भरा हुआ है,
कोई भी लिक्विड हो सकता है। अब मैंने क्या किया, नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, अगर दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हैं, यहाँ पे अगर ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता और इसके ऊपर मेरा कुछ आदमी नहीं होता तो दोनों साइड लेवल सेम होने चाहिए। बट मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आदमी को बिठा दिया और इसका बेसिकली क्या हो गया, एक टोटल इसका वेट लगने लगा mg। मुझे क्या दिया, यहाँ पे उसका मास दिया है 45 kg, इस प्लेटफॉर्म का एरिया दिया है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वाटर की डेंसिटी, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है तो हमने उसको मान रहे हैं 1000 kg पर मीटर। मुझे ये पूछ रहा है कि इसके कंपैरिजन में ये हाइट लेवल राइज क्यों हो रहा है, कि h कितना ऊपर जाएगा। तो अभी हमने जैसे निकाला था कि जो प्लेटफॉर्म के जस्ट नीचे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, P इज इक्वल टू क्या निकाला था, कोई अगर मेरा वेट रखा हुआ है किसी बॉडी पे, किसी प्लेटफॉर्म पे, तो इसके जस्ट नीचे प्रेशर कितना होगा, mg/a। या पी नॉट है, जितना भी प्रेशर है प्लस पी नॉट, mg हाँ mg/a। बाई ए। अब अगर ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली लेयर है, यहाँ पे समझ लो कुछ P डैश है, तो P डैश का प्रेशर क्या होगा, इस हाइट की वजह से, ये h हाइट जो है इसकी वजह से कितना प्रेशर होगा, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है ना, ये इसकी वजह से जितनी कुछ हाइट का है उसकी वजह से प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट पे, कितना होगा श्रद्धा, रो जी एच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। रो जी एच। अब क्योंकि ये लिक्विड कनेक्टेड है दोनों साइड से, इसका मतलब क्या हुआ कि सेम हाइट पे, अगर ये सेम हाइट पे सेम प्रेशर होना चाहिए तभी कनेक्टेड है, तो इस हाइट पे भी यहाँ से जब मैं कनेक्ट करूंगा तो ये सेम प्रेशर होना चाहिए, है ना, क्योंकि लिक्विड, अगर हमने क्या निकाला था हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स, कि अगर सेम हाइट पे होते हैं तो सेम प्रेशर होता है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ P इज इक्वल टू P डैश, ठीक है, सेम हाइट पे जो भी हाँ। रहेगा तो प्रेशर सेम रहेगा, इसका मतलब क्या है, P नॉट प्लस mg/a इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच। यहाँ से मेरा P नॉट और P नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, mg/a इज इक्वल टू रो जी एच। यहाँ से मेरा जी भी कैंसिल हो गया, मेरा हाइट क्या निकल के आएगी, m इंटू m/a इंटू a रो, into rho। मेरा m है 45 kg, और यहाँ पे हमने एरिया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना निकलेगा, हाँ दीपक, ये भी नहीं पता, 0.009। 0.09 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10,000 होता है, 100 इंटू 100, 900 बाय 10,000, 9 बाय 100 हो जाएगा 0.09, तो 45 बाय 0.09 इंटू 1000, ये हो जाएगा कितना, 45 बाय 90, कितना हो गया ये, 0.5 मीटर, ठीक है। तो ये जो हाइट है, क्योंकि ये 45 किलो का आदमी बढ़ गया, उसकी वजह से यहाँ पे 0.5 मीटर का राइज आ गया, क्योंकि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए, तो ये जितनी ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसकी वजह से ये वाटर लेवल राइज कर रहा है यहाँ पे,
इस फोर्स की वजह से यहाँ पे वाटर लेवल राइज करता है। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी करते हैं हम लोग, एक साइड से फोर्स करते हैं तो दूसरे साइड से लिक्विड बढ़ता है, तो इसलिए इस केस में भी वही हो रहा है। ठीक है, ये वाला समझ में आया? हाँ चलो ठीक है, हाँ भैया। फिर तो ये हमारा टेस्ट पेपर हो गया।